हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में कोनिक का जो डायरेक्टर सर्कल होता है उसकी पोलर इक्वेशन को डिराइव करेंगे हम लोग। और इक्वेशन को डिराइव करने से पहले हम लोग डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी बातचीत करेंगे। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल is the locus of point of intersection of mutually perpendicular tangents to the conic। चलिए इस डेफिनेशन को समझिए। सबसे पहले कि डायरेक्टर सर्कल जो होता है वो लोकस होता है, बिंदुपथ होता है उस पॉइंट का जो कि कोनिक पर खींची गई परस्पर लंबवत टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, कटान बिंदु होता है। डायग्राम में देखिए इस चीज को। ये आपका कोनिक है, दिस इज द पोलर एक्सिस, दिस इज सम कोनिक, और इसकी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आपको खींचनी है। लेट अस से वन टेंजेंट इज दिस एंड द अदर टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट टेंजेंट इज दिस। ये दोनों टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं, और इन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं यही है दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इसी पॉइंट का जो लोकस होता है वही लोकस कहलाएगा इस कोनिक का डायरेक्टर सर्कल। यानी पूरी संरचना को आप समझिए कि आपका कोनिक है, उसकी ये रही फोकस, और आप उस पर कोई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींच लेते हैं। तो चूंकि लोकस की बात हो रही है, इसका मतलब ये जो टेंजेंट्स हैं ये कोई फिक्स नहीं है एक जगह पर, ये पूरा एक मूविंग सिस्टम होगा। ये टेंजेंट्स का जो पेयर है ये धीरे धीरे मूव करेगा अक्रॉस दिस कोनिक। तो जैसे जैसे हमारी ये टेंजेंट के पेयर अपनी जगह से मूव करेंगे तो उनका जो ये कटान बिंदु है वो भी मूव करेगा, और इस कटान बिंदु के मोशन होने पर जो भी इसका पाथ ट्रेस होगा वो पाथ अगर कंप्लीटली ड्रॉ करके देखा जाएगा तो पाया जाएगा कि वो एक सर्कल है, और जो लोकस है वो एक सर्कल है। उस सर्कल को ही डायरेक्टर सर्कल कहा जाएगा। तो जहां तक डेफिनेशन का प्रश्न है, डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ कोनिक। यानी कोनिक पर खींची गई परस्पर लंबवत टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो जिस लोकस पर मूव करता है वो लोकस ही डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। तो डेफिनेशन के बाद अब हम बात करेंगे इसका फार्मूला ड्राइव करने की। फार्मूला देखिए हमने यहाँ पर आपको दे दिया है टारगेट में। तो आर स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2ELR cos थीटा माइनस 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप कोनिक की इक्वेशन को जानते हैं, पोलर फॉर्म में कोनिक की इक्वेशन होती है L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा। इस कोनिक के इक्वेशन में जो L और E होते हैं ये दो कांस्टेंट होते हैं जो हमारे कोनिक को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से L जो होता है वो कोनिक का सेमी LR होता है। LR यानी आप जानते हैं लेटस रेक्टम को LR कहते हैं। ये जो यहाँ फोकस से जाने वाली परपेंडिकुलर कार्ड होती है एक्सिस के, इसको LR यानी लेटस रेक्टम कहते हैं, और इसकी जो ये आधी लेंथ है इसको L कहते हैं। और E इज द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कोनिक विच इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। तो L और E तो हमारे कोनिक के लिए कांस्टेंट होते हैं, इसीलिए जो आपका डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन निकलेगा उसमें भी आपको L और E दोनों नजर आ रहे हैं। यहाँ पे R और थीटा आप जानते हैं ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। किसी भी इक्वेशन को आप, किसी कर्व की इक्वेशन आप लिखते हैं तो उसमें वेरिएबल्स तो होते ही हैं। कार्टेशियन फॉर्म में जब आपको इक्वेशन लिखते हैं तो वहाँ x और y वेरिएबल होते हैं आपके, और यहाँ पोलर सिस्टम में चूंकि काम हो रहा है इसलिए यहाँ पे आपको x y के बजाय R और थीटा दो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, और इन्हीं चीजों के टर्म्स में लिखी गई है डायरेक्टर सर्कल की ये इक्वेशन। तो एक तो इसमें लोकस इन्वॉल्व है, और लोकस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं कोनिक्स के अंदर। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने से हमारे दो पर्पज सॉल्व होंगे, हमें दो फायदे होंगे। एक तो हम लोकस के इक्वेशंस कैसे निकलते हैं इसकी हमारी एक जनरलाइजेशन होगी। तो लोकस का कॉन्सेप्ट ना केवल हमारा रिवाइज होगा बल्कि पर्टिकुलरली डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन भी हमको निकल के प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इस पूरे डेरिवेशन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने कोनिक की इक्वेशन लिख लेते हैं। पोलर फॉर्म में हमारे कोनिक की इक्वेशन होती है L/R इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। सो दिस इज द पोलर इक्वेशन ऑफ आवर कोनिक।
उसके बाद चूंकि आपने अभी देखा है कि डायरेक्टर सर्कल में दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जिसका लोकस हमें निकालना होगा, यानी ये दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि दो टेंजेंट्स के इक्वेशन लिखते हैं। एक पॉइंट जो है, चूंकि टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए उसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसकी जरूरत पड़ती है। और अगर आपने टेंजेंट के इक्वेशंस, आपको कोई डाउट है तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैप्टर के सारे जो वीडियोस अब तक बनाए गए हैं उनके लिंक्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको ईच एंड एवरी टॉपिक पर बेस्ड कोई न कोई वीडियो मिलेगा। तो टेंजेंट का वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा, आप जाइए और पूरा टेंजेंट का इक्वेशन डेरिवेशन सहित आप उसकी स्टडी करके वहां से आ सकते हो। ऑल द लिंक्स ऑफ ऑल वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो एक टेंजेंट हमारी खींची जा रही है अल्फा पॉइंट पर और दूसरी टेंजेंट हमारी खींची जा रही है बीटा पॉइंट पर। So first of all, let's write the equation of these two tangents, one at point alpha and other at point beta. So tangents at point alpha and beta are, पहली tangent की equation होगी हमारी L by R is equal to, you people must be known with the formula of equation of tangent at some point alpha. वो equation इस प्रकार होती है, L by R is equal to E cos theta plus cos of theta minus alpha. यहाँ पर अल्फा ही वो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा ही उस पॉइंट का एंगल है जिस पॉइंट पर आप ये टेंजेंट लिख रहे हैं, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट बीटा पर आप एक टेंजेंट लिख लीजिए। द सेकेंड टेंजेंट एट पॉइंट बीटा इज L by R is equal to E cos theta plus cos of theta minus beta. So this is our second equation. अब हमारी ये दोनों टेंजेंट्स को हमें परपेंडिकुलर शो करना है, मतलब कंडीशन ये अप्लाई करनी है कि अगर ये दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं तो तभी आगे क्वेश्चन हमारा बढ़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो अगर उनके स्लोप m1 और m2 हो उन लाइंस के, तो बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उनके स्लोप्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। This is the concept for two lines being perpendicular. तो हमें आगे चल के करना ये है कि इन दोनों लाइंस के स्लोप निकालने हैं और उन स्लोप्स को m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 करना है। आप डेफिनेशन में देखिए कि जो जिस पॉइंट का लोकस हम निकाल रहे हैं वो दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। सो द कॉन्सेप्ट इन द सेंटर ऑफ दिस होल टॉपिक इज दैट द टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन इन लाइंस का स्लोप, इन टेंजेंट्स का स्लोप कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें एक अलग से कुछ कॉन्सेप्ट पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि आप लोग को बता दें कि अगर कोई लाइन कार्टेशियन इक्वेशन में लिखी होती है तो उसकी स्लोप निकालना तो बहुत आसान होता है। लाइक दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई लाइन होती है और उसकी स्लोप हमें निकालनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस लाइन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म। आप जानते हैं इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। और इस फॉर्म में लिखने के बाद x का जो भी मल्टीपल होता है, द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस फॉर्म इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द लाइन। तो कार्टेशियन सिस्टम में तो स्लोप निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ ये पोलर इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, और पोलर इक्वेशन की लाइन का स्लोप निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम इसका स्लोप निकालना सीखते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इस डेरिवेशन से अलग की बात है, लेकिन बतानी जरूरी है। तो जैसे आपको इस पहली वाली लाइन की स्लोप निकालनी है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन पहले लिख लीजिए, L by R इज इक्वल टू E cos थीटा प्लस, पोलर फॉर्म में किसी लाइन की स्लोप कैसे निकाली जाती है उसका बहुत बढ़िया ट्रिक तरीका बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इस r को इधर ले आना है, L इज इक्वल टू E R cos थीटा प्लस, यहाँ पे r भी आएगा और साथ में इसका फॉर्मूला भी खुलेगा। फॉर्मूला खुलेगा तो cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा। इसके बाद अगला काम ये करिए कि इसमें से एक r cos थीटा जहां पर है जिन टर्म्स में, उसको कॉमन कर लीजिए। r cos थीटा एक यहाँ पर मिलेगा और एक यहाँ पर मिलेगा, तो r cos थीटा वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लिया तो e प्लस cos अल्फा इंटू r cos थीटा।
और फिर एक सिंगल टर्म मिल रहा है जिसमें हमें r इंटू साइन थीटा मिलेगा। इस वाले टर्म में r को अंदर करिएगा ब्रैकेट के, तो r साइन थीटा के साथ में कोफिशिएंट मिलेगा साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू r साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग दरअसल इस पोलर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन में कैसे बदलना है इसकी कॉन्सेप्ट मालूम होगी। r cos थीटा इज द पोलर इक्विवेलेंट ऑफ x एंड r sin थीटा इज द कार्टेशियन इक्विवेलेंट ऑफ y। यानी अगर आप कार्टेशियन से पोलर से कार्टेशियन में जाना चाहते हैं तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेकअप करने पड़ते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को पोलर में कैसे बदला जाता है, इसकी पूरी थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वो ना आती हो तो ये जो पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स की वीडियोस की पूरी श्रृंखला हमारी चल रही है, इसके बिल्कुल बिगनिंग में दूसरे या तीसरे नंबर का वीडियो है, उसमें आपको ये कन्वर्जन पूरा पढ़ाया गया है। सारे वीडियोस, इस चैप्टर के सारे वीडियोस के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप जाकर के जो भी टॉपिक्स आपके वीक हों उनको जाकर के आप मजबूत कर लीजिए। तो चलिए हम लोग ये सब्स्टिट्यूशंस यहाँ बनाते हैं और इस जो टेंजेंट की इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन में चेंज करते हैं। e प्लस कॉस अल्फा इंटू ये हो गया आपका x r cos थीटा और साइन अल्फा इंटू वाई, साइन अल्फा इंटू वाई। अब हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में बदलना होता है स्लोप निकालने के लिए किसी रेखा को। तो यानी y अकेले एक तरफ रखना है, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड में ले जाना है। तो जब हम ऐसा करेंगे यानी ये साइन अल्फा से डिवाइड कर देंगे और x वाले टर्म को अदर साइड में ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा e प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा x प्लस दूसरा वाला टर्म होगा l अपॉन साइन अल्फा। तो यहाँ पर जो ये x का जो ये कोफिशिएंट है यही स्लोप निकलेगा हमारी। ये हो गई लाइन की स्लोप, यानी जो लाइन के स्लोप का फार्मूला है। अब चाहे तो आप इस फार्मूले को याद भी कर लीजिए ताकि कभी बाद में आपको स्लोप की ज़रूरत पड़े तो पूरा डेरिवेशन ना करना पड़े। मैंने आपको ये डिटेल में इसलिए बताया है कि ये चीज़ कोई बहुत पॉपुलर फार्मूले के तौर पे जानी नहीं जाती है, यानी ये भूल ही जाएगी आपको, तो कभी मौका पड़े तो आप तुरंत निकाल सकें। तो आपकी जो टेंजेंट है उसकी स्लोप का ये फॉर्म अभी यूज़ कर लीजिए, माइनस ई प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ओके, then slope of our tangent 1, slope of tangent 1 is, let us say उसका नाम हम m1 रख देते हैं। तो जो m1 स्लोप है इस मॉडल पे देखिए फार्मूले को अभी हमने समझा है, माइनस ई प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। तो ये हो गई हमारी एक टेंजेंट की स्लोप। एंड सिमिलरली स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 इज m2 और वो बस अल्फा की जगह बीटा करिए, e प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। अब आपको पहले ही बता दिया था कि परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा m1 इंटू m2 उसको -1 हमें करना होगा। प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1 माइनस e प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इंटू माइनस e प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू -1। इसको प्रोडक्ट करिए, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये e कॉस अल्फा और e प्लस कॉस बीटा ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, e स्क्वायर प्लस e टाइम्स कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये जो साइन अल्फा साइन बीटा है इधर आएंगे माइनस में और फिर उस माइनस वाले टर्म को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो वो बन जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर e स्क्वायर प्लस e कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये जो है फार्मूला बन रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कौन सा फार्मूला होता है? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का ये फार्मूला बन गया। अगला काम जो हमें करना है यहाँ पे, हमें इसमें हाफ एंगल वाले फार्मूलों में इसको तोड़ना होगा। e स्क्वायर प्लस e कॉस सी प्लस कॉस डी के तरह से जब हमें फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला मिलेगा 2 कॉस
अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और इसमें हम हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। I hope you people will be knowing all the formulas of fundamental trigonometry. 2 cos square alpha minus beta by 2, हाफ एंगल के फार्मूले ऐसे चलते हैं, इज इक्वल टू 0। अब ये सब हाफ एंगल में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है, इसका पर्पस थोड़ा सा देर में अभी समझ में आएगा आगे आपको। इस इक्वेशन का नाम हम लोग इक्वेशन नंबर 3 रख देते हैं। अब थोड़ा सा आपको एम समझा देता हूं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग लोकस निकाल रहे हैं, और लोकस के क्वेश्चंस का नियम ये होता है कि जिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को आपने अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया होता है उनको एलिमिनेट कराना पड़ता है, और जब आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का एलिमिनेशन करवा देते हैं तभी फाइनली जो रेसिडुअल इक्वेशन हमको मिलती है लास्ट में, वही लोकस का इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे गौर करिए कि इस पूरे सिस्टम में हमारे लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या हैं। जिन दो पॉइंट्स पर हमने अपनी टेंजेंट खींची थी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक पॉइंट हमारे लिए अल्फा था और दूसरा पॉइंट हमारे लिए बीटा था, ये दोनों पॉइंट ही आर्बिट्रेरी हैं। मतलब ये पॉइंट फिक्स पॉइंट्स नहीं है। जैसे जैसे ये दोनों टेंजेंट्स मूव करेंगी, लोकस का मतलब है कि पूरा सिस्टम मोशन में होगा, मूव करेगा तभी लोकस बनेगा। And as the two tangents will move, these 2 points alpha and beta will also move along the curve. तो अल्फा और बीटा कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, यानी इनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आप कहिए, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कराना सबसे मेन स्टेप होता है लोकस के प्रॉब्लम में। तो अब हमें ये अल्फा बीटा इनको सबको एलिमिनेशन कैसे करवाना है, बस यही आगे की जो प्रक्रिया है उसमें बाकी रह गया है। तो अब चलिए हम वापस चलते हैं अपने इक्वेशन 1 और 2 में, और वहां से कुछ चीजें अपने लिए निकालते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें जो लोकस फाइंड आउट करना है वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का करना है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइंस का अगर है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है हमें उन दोनों रेखाओं को, उनके इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। आप जानते हो कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब मिलता है, जब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब है दोनों इक्वेशंस को आपस में मर्ज करना है, मिक्स करना है। तो जब हम इन दोनों 1 और 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आप देखिए इनके लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल इक्वल हैं, L/R इज इक्वल L/R। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड को भी हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, हम चलिए उनके राइट हैंड साइड्स को इक्वल कर देते हैं। E cos थीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos अल्फा थीटा माइनस, सॉरी यहाँ कुछ गलत हो गया है, इक्वेशन में था थीटा माइनस अल्फा, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे होगा थीटा माइनस बीटा। अब ये E cos थीटा वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, तो आगे हमारे पास बचा cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस बीटा। फिर cos और cos भी दोनों देखिए बिल्कुल कंपैरिजन की कंडीशन में है, तो यानी अगर हम इस cos को यहाँ से हटा देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। अगर आप cos को हटा देते हो तो आपको मिलता है थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा। फिर क्या होगा, ये थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपको मिलेगा अल्फा इक्वल टू बीटा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि हमारे जो कर्व में जो अल्फा और बीटा दोनों पॉइंट्स हैं वो अलग अलग पॉइंट हैं, वो कभी एक ही पॉइंट हो ही नहीं सकते। अगर अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि हमारे दो टेंजेंट्स जो है वो एक ही टेंजेंट में बदल जाएगी। तो ऐसा तो संभव नहीं है डायरेक्टर सर्कल के लिए, दोनों इक्वेशन कभी एक ही हो ही नहीं सकती, यानी ये दोनों पॉइंट कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए करना क्या है कि आप एक कॉन्सेप्ट जानते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा भी होता है। cos में अगर यहाँ माइनस अंदर है तो उसकी वैल्यू cos थीटा ही होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर cos थीटा इज इक्वल टू cos फाई लिखा हुआ है तो इससे दो निष्कर्ष निकल सकते हैं, आइदर थीटा इज इक्वल टू फाई डायरेक्टली और थीटा इज इक्वल टू माइनस फाई। तो अभी हमने देखा डायरेक्टली बराबर करने से तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो यानी ये माइनस वाला ऑप्शन हमको यहाँ पे यूज में लाना होगा। तो हम
कॉस को तो हटाएंगे लेकिन इस वाले एंगल के साथ माइनस यूज करेंगे। बड़ी ही डीप कॉन्सेप्ट थी जो अभी हमने आपको बताई। अब ये माइनस थीटा इधर आके 2 थीटा बन जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा और थीटा यहाँ पर हमको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 4 रख लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि हमें जो एलिमिनेशन करना है उसमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को हटा करके हम सीधे उसकी जगह थीटा रख सकेंगे। क्योंकि आप इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दो चीजें चल रही हैं, एक चल रही है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और एक चीज चल रही है अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को तो सीधे हटाने का रास्ता हमें मिल गया। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जहां कहीं भी होगा हम उसकी जगह थीटा रख देंगे। लेकिन अभी एक चीज बची है अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसको हटाने के लिए अब हम अगला कदम उठाने जा रहे हैं। उसके लिए करना क्या है कि ये जो थीटा इज इक्वल टू निकला है हमारा थीटा प्लस बीटा बाई 2, इसका अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसका यूज हम करेंगे चल के इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब थीटा की जगह हमें ये चीज रख देनी है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बहुत बढ़िया आ रहा निकल के कि जब आपकी जो टेंजेंट की इक्वेशन थी इक्वेशन 1, उसमें दो जगह थीटा था, एक ये थीटा था ई कॉस थीटा ये वाला, और एक यहाँ था थीटा माइनस अल्फा। तो हमने सिर्फ यहाँ वाले थीटा की जगह तो वैल्यू रखी है अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ वाले थीटा की जगह मैंने वैल्यू नहीं रखी। ऐसा क्यों किया गया है, इसका रीजन आप सुनिए। क्योंकि हमारा गोल क्या है, हम चाहते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यूज निकालना, क्योंकि उन्हें हमें एलिमिनेट कराना है और हमें थीटा को थोड़ी ना अपने सिस्टम से हटाना है, हटाना तो हमें सिर्फ अल्फा और बीटा को है। तो ये थीटा यहाँ पे कोई उलझ नहीं रहा था, तो हमने इस थीटा को तो थीटा ही रहने दिया। यहाँ वाले थीटा को हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि वो थीटा अल्फा के साथ था। अगर यहाँ वाला थीटा नहीं हटाया जाएगा तो उसके साथ में ये अल्फा भी कहीं नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखने से आप देखिएगा कि हमें सीधे सीधे अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मिल जाएगा। L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस, देखिए ये चीज बन रही है अल्फा माइनस 2 अल्फा, यानी ये बन रहा है बीटा माइनस अल्फा बाई 2। लेकिन आप जानते हो कॉस में अंदर के एंगल का साइन यदि प्लस से माइनस या माइनस से प्लस कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस एक ऐसा इवन फंक्शन होता है, उसमें अंदर के एंगल को आप माइनस से प्लस और प्लस से माइनस ऐसे उसका जो साइन है आप वो चेंज कर सकते हो। मतलब उसका कोई इफेक्ट बाहर निकल के नहीं आता। अंदर के एंगल को आप उल्टा लिख दें या सीधा, उससे बाहर कोई माइनस का प्रभाव नहीं आएगा। तो हम इसको बेटर है कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिख दें। अब यहाँ से ये जो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है पूरा कॉस के साथ में इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। उसके लिए L बाई आर माइनस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई। तो चौथे और पांचवें इक्वेशन से जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रही है इनको चल करके इक्वेशन 3 में पुटअप कर देते हैं। सो यूजिंग 4 and 5 इन इक्वेशन नंबर 3, सो एलिमिनेटिंग अल्फा एंड बीटा, तो ई स्क्वायर माइनस 1, ये दो चीजें मैंने एक जगह कर ली। फिर जो दूसरा टर्म था उसमें 2e था, 2e के बाद कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 था। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हमारे लिए थीटा निकला है, और कॉस जो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 था, आपको मुझे बार बार फ्रेम चेंज करके दिखाना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबी है। तो देखिए यहाँ पे 2e हमने अभी अपना ले लिया है, और ये जो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है इसकी जगह मैंने थीटा लिख दिया है, और ये सीधे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू को इस जगह पर और इस जगह पर, यहाँ दो जगह पर हमें यूज करना है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू को चलिए रख देते हैं, सीधे कॉस सहित उसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो वो जो वैल्यू आने वाली है दैट इज L बाई आर माइनस ई कॉस थीटा। ये सामने इक्वेशन 5 में आपको दिख रही है, L बाई आर माइनस ई कॉस थीटा। यही वैल्यू हमें रखनी है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की जगह में। तो ये दूसरा वाला टर्म कवर हो गया, और फिर तीसरा टर्म जो था वो था 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर से चलिए देखिए, ये आप देख लीजिए, जो ये टर्म है 2 है और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का स्क्वायर करना है आपको। तो
2 करिए और जो cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 5, इसका होल स्क्वायर जाएगा L बाई आर माइनस ई cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बस हमें केवल इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स और करने हैं। यहाँ पर r आपका LCM आएगा और LCM जो नीचे आएगा उसको यहाँ लिख लीजिए 2e बाई आर cos थीटा और अंदर आ जाएगा L माइनस ई आर cos थीटा। यहाँ पर आपका होल स्क्वायर जब होगा तो ये r स्क्वायर बाहर निकल के आएगा 2 बाई आर स्क्वायर और अंदर जाएगा L माइनस ई आर cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आर स्क्वायर आप पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि जो नीचे वाले आर हैं वो हट जाएं। तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2e r cos थीटा और इनसाइड द ब्रैकेट देयर इज L माइनस ई आर cos थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर पूरा कट जाएगा और अब चलिए इसका होल स्क्वायर भी साथ ही साथ में कर लेते हैं। L स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2L ई आर cos थीटा। ये हमने होल स्क्वायर भी कर लिया। और अब देखिए क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। सबसे पहले तो हमें ये जो है इन ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी पूरा ओपन करना पड़ेगा। आर स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करिए, चलिए 2ELR cos थीटा माइनस 2E स्क्वायर आर स्क्वायर cos थीटा प्लस 2L स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 to 4 LER cos थीटा इज इक्वल टू 0। और अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स तो कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि एक ये प्लस माइनस 2E स्क्वायर आर स्क्वायर और ये के वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। और ये जो माइनस 4 LER cos थीटा है उसमें ये प्लस 2 LER cos थीटा माइनस होने के बाद प्लस माइनस 4 और प्लस 2 में माइनस 2 बच रहा है। दोनों सिमिलर एक ही जैसे टर्म्स हैं। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आने वाली है आर स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2ELR cos थीटा और प्लस 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो हमने आपको इक्वेशन टारगेट में दी थी उसमें थोड़ा सा चेंज था, आप देख लीजिए। टारगेट में यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 के बजाय आप देख सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर है। तो एक काम करना पड़ेगा कि जो हमने अभी इक्वेशन निकाली है उस पूरी इक्वेशन का हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। चलिए तो हम इसका साइन चेंज कर लेते हैं। आर स्क्वायर इसको हम 1 माइनस ई स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 2ELR cos थीटा और ये हो जाएगा माइनस 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है यही हमारे डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है। तो ये जो पूरा डिस्कशन था डायरेक्टर सर्कल के ऊपर, ये आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, आप कमेंट्स में जाकर के अपनी राय बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।